नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस बार विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, जिसको हथियार बनाकर विपक्ष इस सत्र में सरकार पर वार करेगा। तो सत्ता पक्ष ने भी इन मुद्दों के काट के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है, ताकि विपक्ष के हर हमले का विधानसभा में जवाब दिया जा सके। विपक्ष के तेवर को यह बता रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर यह बता रहा है कि इस बार मानसून सत्र में जोरदार हंगामा होने वाला है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार जोरदार हंगामे के आसार हैं। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, कृषि कानून, कानून व्यवस्था और कोरोना के बहाने सरकार पर वार करने के लिए बेकरार है। मानसून सत्र में सरकार को मुद्दों की तपिश झेलनी होगी। विपक्ष सदन में आक्रामक रहने के संकेत लगातार दे रहा है, जिसको देखते हुए लग रहा है कि इस बार सदन में जमकर शोर शराबे होंगे। सरकार की घेराबंदी के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुद्दों को धार दी गई ताकि सदन में सरकार को घेरा जा सके। कांग्रेस के तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, गीता बुक्कल, बीबी बत्रा, रघुवीर काद्यान, शकुंतला खट्टक, आफ्ताब अहमद सदन में मोर्चा संभालेंगे। पूरी तैयारी है। कांग्रेस बहुत सारे दिए हैं, बहुत सारे एडजॉर्नमेंट मोशन दिए हैं, कॉलिंग अटेंशन दी हैं। जैसे पेपर लीक का मामला है, बेरोजगारी का है, कानून व्यवस्था का है। आज किसान परेशान है, उसको खाद भी नहीं मिल रहा, और जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी, आज भी गैस सिलेंडर की 25 रुपये बढ़ गई, और डीजल और पेट्रोल की जिस हिसाब से कीमत है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे। और जितना बारिश से किसान की फसल का नुकसान हुआ है आपके सामने है, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला, अभी कोई सर्वे नहीं हुए। विपक्ष के मुद्दों की काट सरकार तथ्यों से करने के लिए बेकरार है। सत्ता पक्ष की ओर से सीएम मनोहर लाल के अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विधायक अभय सिंह यादव पलटवार करेंगे। सरकार की ओर से पेपर लीक पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा सदन पटल पर रखा जाएगा। किसान हित में उठाए गए कदमों की जानकारी भी सत्ता पक्ष देगा। विपक्ष के बेरोजगारी के आंकड़ों को सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विधानसभा में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता, ये सवाल उठाते हैं लेकिन जवाब सुने बगैर बाहर चले जाते हैं। विपक्ष जवाब सुनने की भी हिम्मत रखे। सदन में हर मुद्दे पर सार्थक बहस के लिए सरकार तैयार है। ये सरकार की पूरी तैयारी है। जो भी वो सवाल पूछेंगे, हर सवाल का जवाब हम देंगे। और ये हमलावर ये हर बार होते हैं, लेकिन बाद में कोई स्थिति इनकी बचती नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा भी है, जो सवाल आप पूछते हैं उसका जवाब भी सुन के जाया करो। तो हर बात का जवाब है, जो भी कुछ हुआ है उसका जवाब देगी सरकार। और जिन परिस्थितियों में, अगर कोविड के दौरान मतलब ऐसी परिस्थितियां जहां दुनिया में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी, केवल मतलब हरियाणा में नहीं, सारे देश में और सारी दुनिया में जिस प्रकार की परिस्थितियां, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं भी किसी चीज की शॉर्टेज आज तक देश में नहीं आई। और इनके दौर में जो सामान्य दौर में लोग शॉर्टेज रहती थी, तो जिस प्रकार से व्यवस्था अच्छी की और जिस प्रकार से कंट्रोल किया, पूरी दुनिया इस बात को मान रही कि कोरोना के मामले में जो कारगुजारी भारत सरकार की रही वो बहुत ही खूबसूरत है। और भारत में भी जो हरियाणा की रही वो और अच्छी। विधानसभा सचिवालय को हरियाणा सरकार की ओर से 4 विधेयक पेश करने के नोटिस मिले हैं। जो विधेयक पेश किए जाने हैं उनमें पहला शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक भी। हरियाणा लोकायुक्त विधेयक में संशोधन के लिए नोटिस मिले हैं। हरियाणा उद्यम प्रोन्नति संशोधन विधेयक 2021 भी मानसून सत्र का हिस्सा बन सकता है। मानसून सत्र के पहले 3 दिनों के लिए प्रश्न पूछने के लिए 60 सवालों की पर्चियां निकाली जा चुकी हैं, लेकिन विधानसभा सचिवालय के पास मात्र 47 विधायकों ने ही सवाल भेजे हैं। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। 21 और 22 अगस्त को अवकाश है। इसके बाद 23 और 24 अगस्त तक
विधानसभा का सत्र चलने की संभावना है। अब देखना है कि विधानसभा का मानसून सत्र सुचारू रूप से चलता है या फिर संसद के मानसून सत्र की तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सत्र से पहले संग्राम और इसी पर आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आज के जो मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। सबसे पहले रमेश यादव, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। सतीश नंबरदार, महासचिव भाकियू के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता बीजेपी के, जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और सुखबीर तंवर, प्रवक्ता नेलो, भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल बजरंग दास गर्ग आपसे, कल से मानसून सत्र प्रदेश विधानसभा का शुरू हो रहा है। आज आप लोगों ने बैठक भी की है, क्या रणनीति बनाया है आप लोगों ने? खालिद जी, आज विधानसभा में एक मुद्दे नहीं अनेकों मुद्दे हैं जिसपे चर्चा होगी। खास तौर पे बेरोजगारी। इस राज्य के अंदर आप देखोगे लाखों लोग जो काम पर थे वो बेरोजगार हो चुके हैं। व्यापार में उद्योग पिछड़ने के कारण 50% हरियाणा में उद्योग बंद होने के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। दूसरी, महंगाई, आम उपयोग में आने वाली वस्तु, खाद्य वस्तु, सब्जी फल के रेट आसमान छू रहे हैं, ये आपके सामने है। उसके अलावा आप देखो पेट्रोल डीजल के अंदर बेअताशा रेटों में बढ़ोतरी, और उसके अलावा कानून की खराब कानून व्यवस्था। आए दिन प्रदेश के अंदर चोरी, लूटपाट, हत्या, फरोख्ती की वारदात हो रही है। यहां तक कि हमारी माताएं, हमारी बहनी, हमारी बच्चियां भी आज प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं है, आपके सामने है। और मुद्दे और भी काफी है। सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। इस राज्य के अंदर आपने देखा धान घोटाला, सरसों घोटाला, बाजरा घोटाला, रिश्ती घोटाला, शराब घोटाला, अनेक खनन घोटाला, अनेकों घोटाले इस राज्य के अंदर हुए हैं। आज तक सरकार उस घोटाले के ऊपर जवाब नहीं दे पाई, ना तो किसी बड़े नेताओं पर या बड़े अफसर पर कार्रवाई कर पाई है। हाल ही के अंदर ये पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के पेपर लीक होना, 7 साल के अंदर 28 पेपर लीक होना आपके सामने है। ये घोटाले की सरकार है, इसके अंदर लोग दुखी है। आपके सामने है जो पेपर लीक होता है उससे पहले पेपर का जब डेट निकलती है, पेपर होंगे भाई भर्ती करेंगे तो लाखों युवा जो हमारे बहन बेटियां और युवा साथी है पेपर की तैयारियां करती है और पैसे खर्च कर उसको जो पेपर कागज खरीदती है और 6-6 महीने तैयारी करते हैं। एंड दी स्पॉट एक दिन पहले कह देते हैं पेपर लीक हो गया भाई, ये पेपर तो कैंसिल। ये जुम्मेवारी किसकी है? पेपर लीक क्यों हुआ? ये सरकार की जुम्मेवारी है। ठीक है। सरकार ने कि बड़े जो अधिकारी है, हरियाणा सिलेक्शन बोर्ड है, उस पर कोई कार्रवाई करी? ठीक है सर। उनके चेयरमैन पर जो उनके मेंबर पर कोई कार्रवाई करी? ठीक है। जुम्मेवारी सरकार की है। विजेंद्र नेहरा जी, ठीक है सर। विजेंद्र नेहरा जी, ठीक है। गर्ग साहब, बहस करते नहीं ये लोग, गर्ग साहब मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। गर्ग साहब, अब जरा विजेंद्र नेहरा जी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं ना। विजेंद्र नेहरा जी, विपक्ष के पास मुद्दों का भरमार है, क्या सरकार जवाब देने के लिए तैयार है? जिस तरह से अभी गर्ग साहब ने एक-एक मुद्दे गिनाए, कई मुद्दे इन्होंने गिनाए और इनके तेवर को देख के लग रहा है कि सदन में इस बार तो हंगामा होने वाला है। सरकार कैसे जवाब देगी? आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए खालिद भाई, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से गर्ग साहब अभी बार बार जो भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि अन्ना जी ने जब आंदोलन चलाया था कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार को लेकर के, और पूरे देश में एक भ्रष्टाचार का माहौल था, हरियाणा में भ्रष्टाचार का माहौल था। मुझे लगता है गर्ग साहब कभी बाहर नहीं निकल पाए और उनको लग रहा है कि आज भी कांग्रेस सरकार है। गर्ग साहब,
तरीका। गर्ग साहब जब आप बोल रहे थे तब नेहरा जी सुन रहे थे। गर्ग साहब जब आप बोल रहे थे तब नेहरा जी सुन रहे थे, जरा आप भी सुन लीजिए। गर्ग साहब सुन लीजिए पहले। बोलूंगा डिबेट खराब हो जाएगी, क्या फायदा? खालिद जी सर अपनी बात, सर जब आप बोल रहे थे गर्ग साहब आप बोल रहे थे तो सुन रहे थे नेहरा जी, जरा सुन लीजिए फिर बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा। भाई मैं भी इनके बीच में बोलूंगा, अब ये बोलेंगे तो मैं बताता हूँ। खालिद जी मैं एक बात कहता हूँ, मैंने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उसमें बोल रहे समय देश के अंदर सर एक एक करके अगर बहस करेंगे तो सार्थक बहस होगी। सर एक एक करके बहस करेंगे ना तो सार्थक होगी। गर्ग साहब प्लीज एक एक आदमी को बोलने दीजिए। भ्रष्टाचार का बोलबाला था खालिद भाई, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था, महंगाई का बोलबाला था। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, ये गाने बनते थे और अन्ना जी को आंदोलन कराना पड़ा था। देश में प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। कभी कभी गर्ग साहब भूल जाते हैं, आज भाजपा सरकार ईमानदारी का राज आ चुका है, ये गलती से कांग्रेस राज में पहुंच जाते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार तोड़ने की तरह इनको वही दिखाई देता है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा खालिद भाई कि हरियाणा विधानसभा के सत्र के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हरियाणा विधानसभा का जो सत्र है खालिद भाई वो 20 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक चलने की उसकी संभावना है। हरियाणा विधानसभा सचिवालय की ओर से जो जारी संभावित कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन शुक्रवार को दोपहर 2 बजे सत्र शुरू होगा खालिद भाई। उसके बाद में 21 में 22 शनिवार और रविवार की, जैसा कि आपने बताया, वो छुट्टी है। उसके बाद 23 और 24 अगस्त को सत्र चलेगा। हालांकि सत्र कितने दिन और इसकी सिटिंग कितनी होगी खालिद भाई, इसका आखिरी जो निर्णय है सत्र शुरू होने से पहले जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होगी उसमें यह निर्णय होगा, उसमें यह निर्णय होगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार विधानसभा में 10 बिल पेश किए जा सकते हैं खालिद भाई, और इनमें एक नकल विरोधी जो कानून है वो भी शामिल है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा आपको हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2021 नाम इसमें दिया गया है। इसके अलावा 9 बिल और भी हैं, और हरियाणा सरकार जो सबसे बड़ा काम इस बार करने जा रही है खालिद भाई वो ये है कि जो हमारे कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन है भोपाल सिंह जी, उनके अध्यक्षता में जो कमेटी की 2 दिन पहले बैठक हुई है, उन्होंने ये सुझाव दिया है कि पेपर लीक, पेपर आउट की जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और विधानसभा में एक कानून लाया जाए, क्योंकि वर्तमान जो व्यवस्था है उसके तहत जो इनको सजा मिलती है वो पर्याप्त नहीं है। इनकी संपत्ति को जब्त करने का और परीक्षा का जो खर्चा आता है 2000 रुपए प्रति परीक्षार्थी के हिसाब से, और कम से कम 7 साल की कैद या 1 लाख रुपए का कम से कम जुर्माने का प्रावधान ऐसे लोगों पर होना चाहिए कि जो बदनाम करते हैं हरियाणा प्रदेश को, और उनको पता नहीं आज ईमानदार सरकार का राज है। उस समय जब कांग्रेस सरकार थी उस समय तो पेपर ही घर पहुंच जाता था, पर्ची खर्ची से पैसे दे करके लोग नौकरी लग जाते थे। आज हम लोग कार्रवाई करने के मूड में है, विधानसभा सख्त कानून बनाएगी, और मुख्य सचिव की ओर से विधानसभा सचिव को जो चिट्ठी लिखी गई है खालिद भाई, उसमें सत्र के दौरान विधायी कार्य में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, यह अधिकार उनको दिया गया है। अभी इन 10 बिलों में से 7 बिल विधानसभा सचिवालय तक पहुंच चुके हैं। इन 10 बिलों में खालिद भाई अगर मैं बात करूं विधानसभा के अंदर जो मुख्य रूप से आएंगे, इसमें नकल विरोधी कानून द हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2021 भी शामिल है। इसके अलावा द पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2021 इसमें शामिल है। द हरियाणा गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसमें शामिल है। इसके अलावा द राइट टू फेयर कंपटीशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड लैंड एक्विजिशन और रिहेबिलाइजेशन रिसेटलमेंट हरियाणा संशोधन, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड वर्चुअल आर्ट बिल में शामिल है। 2 और रहने सिर्फ हरियाणा लोकायुक्त संशोधन बिल, वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी और कैथल संशोधन बिल के अलावा नगर निकाय क्षेत्र में होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा जो बिल हुआ है, इसके साथ बिल तो आएंगे, लेकिन विपक्ष को मनाना भी तो एक चुनौती है। सरकार गरीब को और किसान को समर्पित है। ठीक है सर। नेहरा जी सवाल तो यह है, बिल तो आएंगे लेकिन विपक्ष को भी तो मनाना चुनौती है कि सदन अच्छे से चल पाए। ऐसा ना हो कि जो संसद का हाल हुआ मानसून सत्र के दौरान वही हाल कहीं हंगामे के भेंट यहां भी ना चढ़ जाए, जो तेवर है। लेकिन सुखबीर तंवर जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुखबीर तंवर जी, आप तो विधानसभा भी नहीं है, विधानसभा में आपका एक भी प्रतिनिधि नहीं, एक विधायक थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया किसानों के पक्ष में। अब आप लोग क्या करेंगे, कैसे आवाज उठाएंगे जनता की? मानसून सत्र तो चल रहा है। खालिद भाई, विधानसभा के अलावा जो भी अन्य मंच हैं इस प्रदेश की जनता की आवाज उठाने के लिए हम सभी मंचों का प्रयोग करके हरियाणा प्रदेश में जो अनियमितताएं व्याप्त है उनका विरोध कर रहे हैं। और जो इस सत्र से पहले जो हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की जिम्मेदारी बनती थी, उससे पहले हमारा प्रतिनिधिमंडल
महामहिम राज्यपाल जी से मिला है और वो सारी जो अव्यवस्थाएं इस प्रदेश में चल रही है उनसे उनको अवगत कराया है। आशा है कि हरियाणा सरकार उन पे संज्ञान लेगी और उन व्यवस्थाओं को ठीक करेगी। इसके अलावा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना यह चाहता हूं, जिस प्रकार से पेपर लीक वाला विषय आया, निसंदेह जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में निरंतर 12 वर्ष तक सारी तकनीकी शिक्षा और सारी रोजगार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी उनमें जिस प्रकार से हर चीज को बेचा गया और आज तक मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं किसी को सजा नहीं मिली है। वही हाल ये पिछले 7 साल से जो मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार है, इसमें एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसका पेपर लीक ना हो और केस दर्ज नहीं हुआ हो। इसलिए अब ये जो कानून बनाने जा रहे हैं, अच्छी बात है, कानून बनाए, व्यवस्था बने, लेकिन क्या आज तक जो अतीत की भर्तियां हुई हैं, क्या उनमें एक भी आदमी को सजा हुई है या किसी जो जिम्मेदार अधिकारी था उसको डिपार्टमेंट के स्तर पे कुछ दंडित किया गया? निसंदेह नहीं किया गया है। इसके अलावा जो हरियाणा प्रदेश में आज हालात हैं कृषि का, जो अभी कृषि की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, इसके अलावा अभी जो आपने बयान चलाया कंवरपाल गुर्जर साहब का, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में सारी व्यवस्थाएं ठीक थी। आपने नहीं देखा कोरोना काल में किस प्रकार से ऑक्सीजन उपकरण और दवा कालाबाजारी थी? हरियाणा में सबसे ज्यादा केस थे, वो इनको नजर नहीं आएगा? कह रहे हरियाणा सर्वोत्तम था। निसंदेह हरियाणा सर्वोत्तम नहीं था। ये सिर्फ बयानबाजी की सरकार है। थाईलैंड भी चाहता है कि जो हरियाणा मॉडल अपनाया गया था कोरोना काल में, वही मॉडल वो थाईलैंड भी अपनाकर कोरोना पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है। आप इस बात को समझिए, स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा दूसरी जो लहर थी उसमें हरियाणा प्रदेश के अपने भरोसे छोड़ दिया गया। मैं उस बात का स्वयं भुगत भोगी हूं। पिलर से पोस्ट तक कहीं कुछ नहीं मिला। इसके अलावा नहीं, मेरी बात पूरी नहीं होगी, जल्दी से। महंगाई के जो आलम है वो सारे देश और प्रदेश सारा भुगत रहा है। जिस प्रकार से 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल चला गया और 200 से ऊपर खाद्य तेल चले गए और जो दूसरी जीवन उपयोगी जो आवश्यक खाद्य वस्तुएं उनका यानी आपका कहना है कि कांग्रेस सदन के अंदर लड़ेगी महंगाई के मुद्दे पर और आप लोग बाहर? निसंदेह हम जनता की आवाज उठाएंगे। और नहीं, एक छोटी सी बात और मैं कह के अपनी बात को विराम दूंगा। इस प्रकार से 5-5 किलो अनाज का नाटक कर रहे हैं, माननीय मोदी जी की तस्वीर लगा रहे हैं, खट्टर साहब की तस्वीर लगा रहे हैं। अरे आज कोई चुनाव है, आपने जो देना दे दो। ठीक है, प्रचार का माध्यम है क्या सरकार? ठीक है सर, आप अपने सतीश नंबरदार जी सरकारी कोष का दुरुपयोग कर रहे हैं ना? ठीक है, आप अपने सतीश नंबरदार अपने फोटो लगाओ सर। ठीक है सतीश नंबरदार जी, सबसे पहले तो सत्र चल रहा है, विधानसभा का शुरू होने वाला है कल से। किसान क्या चाहते हैं, उनकी क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो किसान सिर्फ ये चाहेगा देश में समृद्धि हो, हर एक का खाना खा के शाम को खाना खा के सोए और हर चीज उचित रेट पे मिले। मैं माननीय नेहरा साहब से भी आज एक बात पूछना चाहूंगा, जो ये बोलते हैं डीजल पेट्रोल में महंगाई पे, कि ये उनके ऑयल बॉन्ड की वजह से है। ऑयल बॉन्ड का निर्माता कौन है? ऑयल बॉन्ड का निर्माता 2002 में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 9000 के ऑयल बॉन्ड खरीदने का काम हुआ था। जो आज ये बोलते हैं ऑयल बॉन्ड में ही सरकार ने कुल आज तक 73,000 करोड़ रुपए लगाए, जो इन्होंने 22.5 लाख करोड़ टैक्स से वसूल करे हैं। ये सिर्फ, और ये कहते हैं माननीय अन्ना हजारे का नाम लेने का काम करते हैं। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर माननीय प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री काल में किस तरह दोष लगाते थे कि 1.5 लाख करोड़ का ये फलाना घोटाला, ये धगड़ा घोटाला, लेकिन आज 7 साल होने को आगे आज तक ये किसी पे FIR दर्ज करवाने का काम नहीं कर पाए। हमेशा झूठ की राजनीति, जुमलेबाजी की सरकार, और इस तरह आज 9 महीने किसानों को रोड पर बैठे हुए हो गए। इस ऐसा तो कभी अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं होता था। जो जितना अत्याचार आज किसान, हर 32 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, और ये खुद बोलते हैं कि भाई हम किसानों के भले करते हैं, लेकिन किसान इन कानूनों को नहीं चाहता, लेकिन ये जबरदस्ती देने चाहते हैं। क्योंकि इसी तरह इन्होंने ये टैक्स, जो ये आज महंगाई का टैक्स जनता के ऊपर है, इन्होंने चंद उद्योगपतियों को बचाने के लिए उनके 30% से 22% और 25% से 15% उनके चंद उद्योगपतियों के टैक्स करने का काम किया, और इस बात की महंगाई का पूरा जोर पूरे देश पर डालने का किया, इस सरकार ने किया। ठीक है रमेश यादव जी,
जिस तरह से अभी डिबेट में हम देख रहे हैं कि महंगाई एक अहम मुद्दा है। महंगाई को लेकर चाहे किसान नेता हो, विपक्ष हो, सारे उठा रहे हैं और कई कांग्रेस ने भी कई ऐसे मुद्दा गिनाया जो कि इस बार सदन में उठने वाला है। आपको क्या लग रहा है कि सदन में सिर्फ मुद्दा उठेगा या फिर मुद्दा उठाकर हंगामा करके और मामला जिस तरह से आपने संसद में देखी, क्या वही स्थिति यहां भी होने वाला है? जो कि तेवर जो है कांग्रेस का वो काफी तल्ख दिख रहा है और सरकार भी पूरी तरह से तैयार है जवाब देने के लिए। हसन जी, महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि हमारी जो है एवरेज पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे है, उनका निर्वाह होना बहुत मुश्किल हो रहा है। यही नहीं कि अभी महंगाई बढ़ी है, शुरू से ही ये महंगाई बढ़ती जा रही है। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि आम जन का जीवन अच्छा बन सके। क्योंकि नौकरी पेशा बहुत कम है, तो आम जन पे सारा वजन उसी का पड़ता है महंगाई का। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी दूसरी समस्या किसानों की है। हमने पहले भी डिबेट में कहा है कि किसानों की समस्या को हल करना पड़ेगा। ये भी देश की डेवलपमेंट में इनका अहम रोल है और इसको हर हाल में हल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो चुका है। जो मामला किसान वाला कानून या कृषि कानून का, ये तो केंद्र सरकार के हाथ में है, केंद्र के सरकार में है। लेकिन सरकार स्टेट गवर्नमेंट को भी रेफर करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमारे हरियाणा में भी है। इससे सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है इनके कारण, क्योंकि सारा किसान जो है अपने प्रदर्शन में लगा हुआ है, तो इससे हमारे इकोनॉमी में भी असर पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट भी लिखे सेंटर को कि मामला सुलझाया जाए। बहुत लंबा खिंच गया अब ये, ताकि इनका भी भला हो और अमन शांति हमारे राज्य में रहे। तीसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने पहले डिबेट में कहा था कि इस पे कानून बनेगा। अच्छा कदम है ये, क्योंकि जो भी ये नकल हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, ये हमारे राज्य की बहुत बड़ी बदनामी है। और इसमें मैं ये चाहूंगा कि जो संचालक संस्था है, चाहे वो बोर्ड है या ये दूसरी संस्था है, उनकी भी लायबिलिटी होनी चाहिए। मुझे आशा है पूरी, अगर ये कानून इस तरह बनेगा तो इसमें कोई लीकेज, पेपर लीक नहीं होगा और कठोर दंड मिलेगा। कठोर दंड मिलेगा। विजेंद्र जी, जिस तरह से आपने अभी देखा, विपक्ष लगातार महंगाई से लेकर बेरोजगारी और कई, हालांकि बेरोजगारी के मुद्दे को तो सरकार ने नकार दिया है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे को लगातार उठाने की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं महंगाई जो है एक दुखती रग होगी मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के लिए। भाई, जहां पर विपक्ष को सही मायने में मुद्दे उठाने चाहिए, विपक्ष मुद्दे उठाता नहीं है। पिछले विधानसभा के सत्र में भी खालिद भाई हमने देखा कि सरकार को गिराने के चक्कर में ये लगे रहे और सरकार तो नहीं गिरी, लेकिन कांग्रेस खुद गिर गई हरियाणा वासियों की नजरों में। क्योंकि किस तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश ने देखा कि किस तरह से षड्यंत्र में ये लोग लगे हुए थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इसके साथ साथ जब चर्चा की बात आती है तो किसानों के बारे में जो हमने पिछले विधानसभा सत्र में भी कहा था कि आप चर्चा करिए, बिंदुवार चर्चा करिए, चर्चा करने से कांग्रेस पार्टी के लोग भाग गए थे। मैं बताना चाहूंगा खालिद भाई की हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हो, गरीबों को, मजदूरों को और किसानों को ही ये सरकार समर्पित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन पहली दफा संसद के अंदर उन्होंने प्रवेश किया था, उन्होंने स्वयं कहा था कि हमारी जो सरकार है वो गरीब, मजदूर और किसान को समर्पित है। इसके अलावा वर्तमान समय में देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्नपूर्णा उत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, 80 करोड़ से गरीब अधिक लोगों को हम 2 लाख करोड़ से अधिक भारत सरकार खर्चा कर रही है। और 5 किलो जो राज्य सरकार देती थी, अब केंद्र सरकार भी 5 किलो दे रही है। अगर किसी व्यक्ति, किसी परिवार के अंदर खालिद भाई अगर 5 लोग रहते हैं तो 25 किलो राज्य सरकार और 25 किलो उसको भारत सरकार देने का काम कर रही है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, गरीब व्यक्ति, इसकी चिंता भारत सरकार कर रही है। आयुष्मान भारत योजना से खालिद भाई 5 लाख रुपए तक गरीब आदमी का मुफ्त इलाज करने की चिंता की बात हो, या फिर पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पर जो 6,000 रुपए प्रतिवर्ष। ठीक है नेहरा जी, हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। नेहरा जी, हमें यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन जो तेवर है विपक्ष का, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में घमासान होना तय है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जो है बेरोजगारी, कृषि कानून, इसके अलावा महंगाई का मुद्दा है या फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा है या कोरोना का मुद्दा है, इसको लेकर बिल्कुल हमलावर दिख रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस बार भी संसद, माफ कीजिएगा, मानसून सत्र ठीक से चलेगा विधानसभा का या हंगामा होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर चर्चा जारी है और लगातार सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र नेहरा जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात कह रहे थे, बात आपकी अधूरी रह गई थी, वो बात पूरी कर दीजिए जल्दी से।
मैं खालिद भाई यही बता रहा था आपको, आप अधूरी रह गई थी मेरी बात कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो या भारत सरकार हो, खालिद भाई हमने चिंता किया वास्तव में गरीब मजदूर और किसान की। फसल बीमा योजना से किसान की फसल खराब होने के ऊपर 8,000 रुपए से मुआवजे को बढ़ाकर खालिद भाई हमने 12,000 करने का काम किया। भावांतर भरपाई से खालिद भाई, चाहे फल है, फूल है, सब्जी है, चाहे बागवानी का किसान है, उसकी फसल के हमने रेट तय किए। उस रेट से अगर कम उसको मिलता है मंडी में तो बाकी के गैप की भरपाई हरियाणा सरकार करती है। पूरे देश के अंदर ये बिरली योजना है अपने आप में। उज्ज्वला योजना के माध्यम से खालिद भाई हमने 8 करोड़ से अधिक माताओं बहनों को फ्री में गैस कनेक्शन दिए, सिलेंडर दिए, उनके जीवन को आसान बनाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जन आवास योजना के माध्यम से गरीब लोगों को मुफ्त में हमने मकान दिए हैं। स्वामित्व योजना जो इस समय क्रांतिकारी योजना हरियाणा में चलाई हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जिसको लागू किया है। लाल डोरे के अंदर हम गांवों के अंदर रजिस्ट्री करके किसानों को देने का काम कर रहे हैं, उसको वहां लोन मिलने की भी फैसिलिटी मिलेगी। कितने बड़ा काम इसमें कर रहे हैं। इसके अलावा ईमानदारी से योग्यता के आधार पर चाहे नौकरी देने का मामला हो, हरियाणा प्रदेश के 5500 से अधिक गांवों में आज 24 घंटे बिजली देने का मामला हो, चाहे 38 किलोमीटर पर डे के हिसाब से खालिद भाई आज सड़कों का निर्माण हो रहा हो जो पहले 13 किलोमीटर के हिसाब से होता था। और इसके साथ साथ क्योंकि कांग्रेस के समय जो उद्योग चलते थे, चाहे सीएलयू उद्योग हो, चाहे ट्रांसफर उद्योग हो, चाहे नौकरी लगाने का उद्योग हो, इन उद्योगों को हमने बंद करने का काम किया है। आज ईमानदारी से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के माध्यम से ईमानदारी से हम ट्रांसफर करते हैं। कोई नौकरी के नाम पे पैसा नहीं लिया जाता, ईमानदारी से नौकरी रखने का काम होता है। योग्यता के आधार पर हम नौकरी देने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने जो भी भ्रष्टाचार का बोलबाला उस समय जो प्रदेश में था खालिद भाई, आज ईमानदारी से इस मनोहर लाल जी की सरकार ने और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर व्यक्ति को योग्यता के आधार पर, काबिलियत के आधार पर नौकरी भी मिलेगी। ठीक है नेहरा जी, ठीक है। बजरंग दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है खालिद भाई, आज हम लोग सत्ता में होकर के भी सड़क पे हैं और ये लोग सड़क पे होकर भी एसी रूमों में बैठे हुए हैं। ठीक है बजरंग दास जी जल्दी से। खालिद जी बोलिए सर, बोलिए। जल्दी से बोलूं ना बोलूं? बोलिए सर। हाँ खालिद जी ऐसे है, मेरे वीरेंद्र भाई ने काफी लंबी चौड़ी बात कह दी। मैं याद हुआ चाहता हूँ जब ये विपक्ष में थे तो मोदी साहब ने बार बार ये बात कही थी कि हमारी सरकार आ जाने दो, हम 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देंगे। जो सिलेंडर हमारे राज्य में 350 रुपए रसोई गैस सिलेंडर मिलता था वो 250 रुपए देने का वायदा किया था। आज गैस सिलेंडर 858 रुपए हो गया है, पेट्रोल 100 के पार हो चुका है। ये बोल रहे हैं भावांतर योजना के तहत, आप उनसे पूछिए भावांतर योजना के तहत 1 रुपया भी किसी किसान को मिला? हमारे राज्य के अंदर सरसों का तेल 65 रुपए लीटर हुआ करता, आज 210 रुपए सरसों का तेल मिल रहा है। जहाँ किसान की बात है, किसान के 3 कृषि कानून पर ले लो। एक तरफ तो कहते हैं हम महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, दूसरी तरफ इस 3 कृषि कानून के अंदर स्टॉक सीमा खत्म करने की बात की जा रही है। जो गोभी हमारे राज्य के अंदर 2 रुपए किलो बिकती थी, आज 100 रुपए किलो इनके राज्य में गोभी बिक रही है। जिस प्रकार बड़ी बड़ी कंपनियां सब्जी का, फलों का, आलू का, प्याज का, टमाटर का, गोभी का स्टॉक करके 10 गुना प्रॉफिट कमा रही है, हमारे किसान नेता बैठे हैं, इनसे पूछ लेना। इसी प्रकार ये अनाज का उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। जनता को लूटने का काम करेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां। और एक बात और है, एक बात और, ये कहते हैं हमारे राज्य में ईमानदारी है। एक ऐसा महकमा बता दे जिस महकमे में बिना पैसे, बिना सेवा सलूक दिए काम होता हो। मैं गिनाता हूँ खनन विभाग, प्रदूषण विभाग, आबकारी कराधान विभाग, रिष्टी विभाग का इतना बुरा हाल है, दलाल छोड़ रखे तहसीलदारों ने। तहसीलदार से पूछो क्या बात है, बोला जी हफ्ता देना पड़ता है ऊपर। ये हालात है, ऊपर कौन बैठा है? ऊपर बैठे इनके नेतागण, ये पैसे लेते हैं। एक भी रिश्ती बता दो बगैर पैर रिश्ती हुई हो। ठीक है, आपके सामने कौन सा ऐसा महकमा है बगैर रिश्ते काम होता है? ठीक है, अब जरा किसान नेता की भी बात सुन लेते हैं ना। किसान नेता आ रहे हैं सर, आपके पास आ रहे हैं। मैंने घोटाले बताए, एक घोटाला जवाब दिया। ठीक है, जवाब ले लेंगे सर, जवाब ले लेंगे, जवाब ले लेंगे जब उनके पास जाएंगे। जरा कार्रवाई करी 7 साल में, अरबों रुपए घोटाला कर दिया इन्होंने, एक कोई कार्रवाई करी है?
जनता ने कमाई का पैसा लूट रहे हैं, अपना घर बन रहे हैं ये। ठीक है नेहरा जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा 30 सेकंड में। गर्ग साहब चुप हो जाइए, आप जवाब ले लीजिए। गर्ग साहब चुप हो जाइए प्लीज। गर्ग साहब सवाल जब पूछे तो जवाब भी ले लीजिए। बोलिए नेहरा साहब, जल्दी से जवाब दीजिएगा 30 सेकंड में। जो आपने सिलेंडर की झूठी बात की है, मैं अभी गूगल करके देख लीजिए खालिद भाई, 2014 में जब इनकी सरकार गई थी, बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 1200 रुपए में आता था। और जिस शर्तों की ये बात कर रहे हैं, इनको ध्यान होना चाहिए। आज एमएसपी 4350 रुपए क्विंटल तो हमने 7,000 के आसपास ओपन मार्केट में 6,000 से 7,000 रुपए ठीक है ओपन मार्केट में बिकी है। ठीक है, अब जरा आप लोगों की बात हो गई, आप लोगों की बात अब समझिए, जरा किसान नेता की बात सुन लेते हैं। ठीक है, यही कारण है कि आप सुखबीर जी के पास भी आना है सर, प्लीज एक एक करके। गर्ग साहब, अब हो गया आप लोगों की बात, बहस हो गई आप लोगों की, और किसानों को भी मौका दिया, और जो हमारे साथ मेहमान है किसान नेता को बोलने दीजिए। गर्ग साहब, ये आप ही की बात बोलेंगे, जरा इनकी बात सुन लीजिए। ठीक है, 550 रुपए गैस सिलेंडर की बात करके सुनिए, ठीक है गर्ग साहब प्लीज, ठीक है बोलिए। क्या कर दिया, किस बात के लिए वोट दे आपको? आपकी सरकार में फर्क क्या है? राजस्थान में कौन सा आपने डीजल पेट्रोल पे सब्सिडी लगाने का काम किया? ये तो महज उठे हैं। आज किस तरह देश में पलायन की स्थिति पैदा हो रखी है। रही बात, इनको ना सिर्फ एक बात आता, हमने 2000 रुपए किसान को दे दिए, लेकिन ये नहीं बताते हमने किसान को 60 रुपए का डीजल 100 रुपए में बेचने का काम किया, और किस तरह लूटने का काम करते हैं पूरे देश को। रही बात सरकारों में फर्क करना, सोचिए आज किसी में भी पहले किसान एक बात कहता था, किसान नीच नौकरी, मध्यम व्यापार, उपतम खेती, लेकिन आज मेरा युवा देश छोड़कर विदेश में बसने की बातें करता है। क्यों करता है? आपकी सरकारों में किस तरह किसान का आज उत्पीड़न होने का काम हुआ है। रही बात किस तरह की, ये माननीय प्रवक्ता साहब बीजेपी के स्टेटमेंट दे रहे हैं, आज शराब घोटाला देख लो, किस तरह का शराब घोटाला हुआ लॉकडाउन में, पूरी क्या L1 खाली की खाली सर, मिली। और लोगों को बोलने दीजिए, हम आएंगे आपके पास। किस तरह पूरा प्रदेश है कर्जे के जाल में, हर 32 मिनट में एक छोटा सा सवाल है मेरा, जल्दी से सवाल। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं खालिद भाई किसान नेता। मेरा एक सवाल है, जिन 3 कृषि कानूनों की बार बार बात करते हैं, उनके नाम बता देंगे? और 2014 से पहले 4 लाख किसानों ने जो आत्महत्या की, उसके लिए क्या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? जवाब दीजिए, तीनों कृषि कानून का नाम बता दीजिए किसान नेता जी खाली। अच्छा, आप नाम पूछेंगे, आप आइए ना सामने, कल आइए आप और पूरे के पूछिए। ये मुद्दे से अलग हटने की बात है, लेकिन आपको पता है पूरी सरकार का क्या हो रहा है? प्लीज एक एक करके, हो गया सर, एक एक करके सरकार भ्रष्टाचार में दबी हुई है। मैं कह रहा हूँ तीनों कृषि कानून का नाम बता दीजिए किसान नेता जी। आप किसान नेता नहीं, आप कांग्रेस के नेता हैं, और आप बैठ के यहाँ किसानों के नाम पे बैठते हैं। आप मुझे बताइए कृषि कानून का नाम। ठीक है, प्लीज आप लोग लड़ना बंद कीजिए, जरा आप तंवर साहब को भी बोलने दीजिए। आप RSS के पिछलागू हो, जिसने देश में, अरे तीनों कृषि कानून का नाम बता दीजिए ना आप। क्यों बता दूं? खांसी उठने लगी आपको, बताइए कृषि कानून का नाम पूछे, मैंने खांसी ठीक उठने लगी आपको। ठीक है सर, ऐसे में सर एक तरह से प्लीज मुद्दे से भटकने की जरूरत नहीं, हम आज कृषि कानून पे नहीं बात कर रहे हैं सर, हम आज कृषि कानून पे बात नहीं कर रहे हैं, और भी मेहमान है, प्लीज आप भटकिए मत। किसानों के विषय में डिबेट में आए हो सर, और जिस कानून के पीछे आप इतने दिनों से बैठे हो, उसके नाम नहीं पता आपको। सुखबीर, तीनों कृषि कानून का नाम बता दीजिए। सुखबीर तंवर जी, ठीक है सर, आप बोल रहे थे, सरकार के चुपचाप सुन रहे थे। सर सतीश जी प्लीज आप लोग भटकाए ना मुद्दे से, हम आज मानसून सत्र को लेकर बैठे हुए हैं। सर सवाल यह है सुखबीर तंवर जी, एक तरफ तो नेहरा जी कह रहे हैं कि सरकार जो है गरीबों के हक के लिए बहुत सारे काम कर रही है, फिर विपक्ष को इसमें क्यों दर्द हो रहा है पेट में? अगर जब गरीबों के लिए अच्छा काम हो, अगर खाने के लिए 5 किलो ज्यादा अनाज मिले तो दिक्कत क्या है? कहां इसमें दिक्कत आ रही है? देखिए खालिद भाई, विषय 5 किलो अनाज का नहीं है, विषय सिर्फ ये है कि जो फोटो चिपकाए गए हैं वो नहीं चिपकाना चाहिए, अपने घर से नहीं दे रहे हैं, इस पर बात थी। दूसरी बात मैं कहना ये चाहता हूं, चौधरी देवीलाल कहा करते थे, हर हाथ को काम और हर हाथ को रोटी, बाकी सब बात खोटी। निसंदेह आज हरियाणा से उद्योग पलायन कर रहा है, रोजगार की स्थिति बड़ी खराब है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से एक बात बड़ी जरूर आज पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से 54 साल से हरियाणा प्रदेश के साथ पानी के का जो अन्याय चल रहा है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्णय के बावजूद जो आज तक केंद्र सरकार
इस मामले में हरियाणा का पक्ष ठीक से नहीं रख रही है। और जब वो निर्णय आया था उस वक्त माननीय खट्टर साहब को अध्यक्ष बनाया गया था सर्वदलीय कमेटी का, और उन्हें यह कहा गया था कि आप माननीय मोदी जी से टाइम लें। आज तक करीब 4 साल से ज्यादा समय होगा, चाहे मोदी जी से रोज मिले खट्टर साहब, लेकिन इस विषय पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज तक SYL के मुद्दे पे कभी मनोहर लाल जी मोदी साहब से नहीं मिले। इससे ज्यादा हरियाणा का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और आज निसंदेह खासतौर पर दक्षिण हरियाणा के लिए SYL जीने और मरने का प्रश्न है। और जिस प्रकार से किसान आंदोलन को दबाने के लिए हरियाणा प्रदेश में जो किसान आंदोलन चलाता शुरुआत हुई थी, उसमें जिस प्रकार से दक्षिण हरियाणा, बाकी जगह तो जा ही नहीं सकते, जिस प्रकार से दक्षिण हरियाणा में इनके नेताओं ने आंदोलन को दबाने के लिए SYL का मुद्दा उठाया था, कि आज वो मुद्दा गौण हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब देके जाए। ठीक है, जल्दी से सर नेहरा जी। देखिए खालिद भाई, मैं बताना चाहूंगा अभी जिस तरह से तंवर साहब ने कहा, तो मुझे लगा कि तंवर साहब शायद ये भूल रहे हैं कि इनके लिए तो वही कहावत ठीक होती है कि पल्ले नहीं है दाने और अम्मा चलिए बनाने। तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अरे भैया आप मुझे ये बताइए कि इनेलो की तो पूरी दुकान ही खाली है। अरे सवाल का जवाब दो ना, सवाल का जवाब दो। इनेलो की दुकान आपके आबे चौटाला, अरे भैया आपके बीच में नहीं बोला था मैं, अरे सवाल का जवाब बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था मैं। आपके अभय चौटाला जी अपनी जिम्मेदारी को छोड़ करके भाग गए। खालिद भाई, अभय चौटाला जी अपनी जिम्मेदारी को छोड़ करके भाग गए। विधानसभा में एकमात्र MLA थे, वो भी जिम्मेदारी से भाग खड़े हुए। अरे जहाँ जनता की बात उठानी थी और जनता की बात उठाई नहीं, और आप बार-बार करते कंडेला कांड में किसानों के वाले लोग, अगर कंडेला कांड में खालिद भाई किसानों की हत्या करने वाले लोग भी बात करेंगे। प्लीज शादी में अब्दुल्ला विवाह, ओम प्रकाश चौटाला जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला विवाह ठीक है रमेश जी ठीक है सर, माइक तक नहीं दे तंवर साहब और नेहरा जी प्लीज। खालिद भाई, ठीक है सर। भाई बेचारे बुजुर्ग आदमी को किसान माइक तक नहीं देते उनके को, और ये फिर भी इस तरह की बात करते हैं। कंडेला कांड में किसानों की हत्या करने वाले लोग, अरे इनका विधानसभा में कोई सदस्य है? क्या इनका कोई लोकसभा में कोई सदस्य है? क्या इनका कोई राज्यसभा में कोई सदस्य है? आप मुझे बताइए, क्या विधानसभा में कोई इनका सदस्य है? क्या लोकसभा में कोई सदस्य है? क्या राज्यसभा में इनका कोई सदस्य है? इनके पल्ले है क्या इनकी दुकान खानी है? बहन मायावती तंवर साहब, नेहरा जी और गर्ग साहब एक एक करके आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा डिबेट होता है, एक सार्थक बहस होनी चाहिए। सब एक साथ बोल रहे हैं सर, प्लीज एक एक करके जिसको सर मौका मिले वही बोले प्लीज। तंवर साहब बात तो सुनिए सर, आपने तंवर साहब आपने सवाल उठाया तो जवाब आप भी सुन लीजिए। आप जवाब शोर न मचाइए आप, ठीक है आपको बुरा लगेगा, आप सुन तो लीजिए सवाल, लेकिन वही है जो सुने प्लीज। सर ये कोई बहस का इस तरह से मुद्दा नहीं होता, इस तरह से बात नहीं होती है, एक एक करके बात रखिए। मैं बीच में बोलूंगा सर, आप दोनों रुक जाइए, अभी आप दोनों रुक जाइए प्लीज। गर्ग साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए जल्दी से। पहले गर्ग साहब जल्दी से। खालिद जी मैं जल्दी बोल रहा हूँ। महंगाई और बेरोजगार मुख्य कारण और बताता हूँ आपको मैं। जो पहले जो क्या था, क्या यही दो मुद्दा आपके पास है विधानसभा में जाने के लिए? कुटीर उद्योग हुआ, लगातार सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा जाता है कि कांग्रेस तो मुद्दा उठाती है लेकिन चर्चा से भाग जाती है। ऐसे में जनता की आवाज कैसे पहुंचेगी वहां तक? बच्चा में भागती है बीजेपी। ये लोग चर्चा करते नहीं, जो आप महंगाई पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, भ्रष्टाचार के आंकड़े रखते हैं, उन पे ये बहस नहीं करते। ये इस पे बहस मुद्दा उठा के सदन में रुकना भी होता है, नहीं लगते हैं। जो हम मुद्दे मैं बता रहा हूं आपको, जहां मुद्दे की बात मैं बता रहा हूं, महंगाई बेरोजगारी, इन्होंने कभी बहस की? जब भ्रष्टाचार का इतने मुद्दे, खनन घोटाला, दुनिया भर का घोटाला, मैंने आपके टीवी चैनल के ऊपर ये भी बताया। क्या रणनीति बनाई आप लोगों ने? क्या रणनीति है आपकी? क्या रणनीति है इस पर? हम इसका एक एक आंकड़े पेश करेंगे, विधानसभा में पेश करेंगे। भाई जिसके पास ये महकमे है मलाई खाना है। लोग कोरोना महामारी में मर रहे थे, ये लोग शराब की तस्करी कर रहे थे। आप देखिए आपके प्लीज आगे आपके पास सरकारी गोदाम के अंदर, सरकारी गोदाम के अंदर ये शराब की चोरी करके शराब बेच रहे थे, और खुला आपके रजिस्ट्रियां
लॉकडाउन के अंदर कितनी रिश्तियां हुई, कोई जब आज तो कोई जवाब दिया उन्होंने। विधानसभा में एक एक मुद्दे हम आंकड़े सहित पेश करेंगे, कितनी रजिस्ट्री यह हुई, कितनी शराब का घोटाला हुआ, कितना धान घोटाला हुआ, कितना बाजरा घोटाला हुआ, कितना मैं दावे के साथ कहता हूं सरकार उस पर बहस नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रमेश यादव जी, रमेश यादव जी, ठीक है सर, आप किस तरह से देख रहे हैं जो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है? ठीक है गर्ग साहब, आपको अब कह दिया चुप हो जाइए। रमेश यादव जी, थोड़ा शांत रहिए। ठीक है, रमेश यादव जी, आप किस तरह से देख रहे हैं कल से जो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है? कैसा आपको क्या लग रहा है? क्या इस तरह से जहां अभी बहस हो रही है, क्या यही हाल वहां भी होना है कि सिर्फ हल्ला करेंगे, हंगामा करेंगे, जब मुद्दे की बात होगी तो निकल लेंगे? खालिद जी, हमारा देश एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और ज्यादातर इसमें यूथ रिप्रेजेंट करता है, तो ये ग्रांट वगैरह देने से इतना डेवलपमेंट नहीं होगा। यूथ को रोजगार चाहिए और वो छोटे रोजगार उत्पन्न करने पड़ेंगे ताकि हमारे वो रोजगार मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, इससे हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं, सरकारी जॉब बहुत कम है और कम है, इसके अलावा भी वो पेपर लीक हो जाते हैं, इससे हमारे राज्य की बदनामी होती है और सरकार पे भी एक तरह से कलंक लगता है इस बारे में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए इसमें, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं विपक्ष को लाना चाहिए सामने, जो समस्याएं, ताकि पब्लिक जान सके कि कौन सही हीरो है, हमारी समस्याओं को से अवगत है और कहां रिप्रेजेंट करता है। सर, इसके लिए सदन चलाना भी तो जरूरी होगा। बहुत बार ऐसा होता है, नेहरा जी आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि मुद्दा तो उठता है लेकिन किसी पर्सनली मुद्दे के चलते हंगामा बहुत ज्यादा होता है और हंगामे की वजह से सदन नहीं चल पाता और टाइम किल हो जाता है। जो जनता की जो बात है वो जहां थी वहीं रह जाती है। देखो, सरकार की भी जिम्मेवारी है कि वो सही माकूल जवाब दे। कॉन्ट्राडिक्शन जब होती है कि अपोजिशन मांगता कोई जवाब है और आपको जवाब कोई दूसरा दिया जाता है, तो सेटिस्फेक्शन करना विपक्ष को ये भी सरकार का कार्य है और अच्छा जवाब दे, पॉजिटिव, क्या क्या स्कीम ला रहे हैं, क्या क्या इंप्लीमेंट आ रहे हैं, क्या क्या ग्राउंड पे रियलिटीज हैं, वो सारी बातें बतानी चाहिए। अगर कोई काम पूरा नहीं हो रहा और नहीं भी हो सकते सारे काम पूरे, तो वो भी सरकार को रखना चाहिए कि ये हमारी प्लान है, अभी ये काम नहीं हुआ, आगे होगा। तो मैं समझता हूं दोनों की सहमति से जो है कोई रुकावट नहीं आएगी और एक सकारात्मक काम होगा। क्या उम्मीदें हैं कल से जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है, किसानों को क्या उम्मीदें हैं? किसान तो इसी उम्मीद में है कि ये सरकार कुछ किसानों के हित में डीजल पेट्रोल पे और जो भी दवाई है, खाद है, उन पे कुछ सब्सिडी देने का काम करे। जो किसान आज महंगाई के बोझ में मरता हुआ जा रहा है, बिल्कुल, क्योंकि आज किसान का मतलब इतना ये डीजल पेट्रोल ये डीजल इतना लग रहा है क्योंकि किसान को आज कुछ बचत नहीं आ रही। आज किसान का हर बेटा ये सोचता है किस तरह विदेश में जाएं और वहां पर अपना कोई रोजगार करें, क्योंकि इस प्रदेश में और देश में तो रोजगार पूरी तरह विफल हो चुका है। और रही बात, आज मैं ये नेहरा साहब से एक बात और पूछना चाहूंगा, किस तरह आज हमारी विदेश नीति फैल हुई, अब हमारा पैसा दूसरे देशों में लगा हुआ, जैसे अफगानिस्तान को ले लो, आज तक मेरी सरकार कोई भी अपना स्टैंड जाहिर नहीं कर पाई और आज पूरे का पूरा युवा इस सरकार से पूरी तरह निराश है और पूरा मतलब मन टूट चुका है युवा का। ठीक है, तंवर साहब लास्ट कमेंट के तौर पे लेना चाहेंगे हम आपका वो कि आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, एक तरह से विचार इस पर आप साझा कीजिए। मेरा कहना ये है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय नकार रहे हैं, जबकि लॉकडाउन में जिस प्रकार से शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, वो देश ने देखा, प्रदेश ने देखा, इन्होंने किया। पेपर लीक घोटाला ज्वलंत उदाहरण है, धान घोटाला, खनन घोटाला, छात्र। पर आप तो विधानसभा में नहीं है, कहां उठाएंगे मुद्दा? हम ये चाहते हैं कि इन घोटालों की पुनरावृत्ति ना हो और इसमें जो दोषी हैं वो दंडित हो और इन घोटालों की पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रदेश को लूटने से बचाया जाए। क्या कोई रणनीति भी है जब मानसून सत्र चल रहा होगा, अंदर कांग्रेस होगी? नहीं, हम सारी बात राज्यपाल महोदय को कह चुके हैं और अब हम जनता के बीच में हैं हर रोज और जनता के बीच में जिन बातों को आपने पहले कह दिया है वही बात अब बाद में कांग्रेस कहेगी। वो तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है उसका तो कांग्रेस तो भाई विधानसभा में कहे, हमें तो विधानसभा के अलावा जो हरियाणा प्रदेश में रमेश यादव जी लास्ट कमेंट, उसका अनुपालन करेंगे हम। ठीक है सर, रमेश यादव जी लास्ट कमेंट। मुझे लगता है कि सकारात्मक डिस्कशन होना चाहिए, चाहे अपोजिशन हो या सरकार हो, बेवक्त जाया नहीं करना चाहिए। ये पब्लिक की सेफ्टी का, पब्लिक की भलाई का मुद्दा है,
तो मैं समझता हूं दोनों को सीरियस होके एक कंस्ट्रक्टिव जो है डिबेट करनी चाहिए, उसका कोई ना कोई रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है नेहरा जी, सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, उम्मीद यही है कि सदन बेहतर चलेगा, क्या प्लान है? देखिए खालिद भाई, बिल्कुल यही उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष का सहयोग रहेगा और हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में कानून जो सरकार लेके आएगी उन सब पे पर्याप्त चर्चा होने के बाद में जनता को हम समर्पित करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद इसलिए थोड़ा कम दिखाई देती है क्योंकि कांग्रेस के जो नेता बेरोजगार हुए हैं, अपनी बेरोजगारी के चक्कर में वो इस तरह की हताशा निकालते हैं कि वो सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, हंगामा करते हैं और इनमें आपस में फूट है, आपस में झगड़ा हुआ पड़ा है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इनमें आज यही तय है कि कोई कहता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता है, कोई कहता है किरण चौधरी नेता है, कोई कहता है रणदीप सुरजेवाला नेता है और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी ईमानदारी से सरकार और संगठन में काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर से कंफ्यूज पार्टी है और मैं बताना चाहूंगा आपको कि इनको बताना चाहिए। अरे सुनिए भैया, आपको बीच में नहीं बोला था खालिद भाई, आज कांग्रेस पार्टी को खालिद भाई ये बताना चाहिए किसानों को कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम लेके आए थे। आज उनको बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि देखिए किसानों के लिए खत्म करने का विषय है उसको हम करना चाहते थे। आज उनको बताना चाहिए कि फलों को एपीएम से बाहर करने का जो काम है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंफ्यूज पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सदन को चलाना चाहती है, सहयोग चाहती है। विपक्ष के माध्यम से हम सदन को अच्छी तरह से चलाएंगे और जो ये बार-बार पेपर लीक की बात किया खालिद भाई, एक ऐसा कानून हम बनाएंगे जो कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं, जो इन लोगों की मानसिकता के लोग हैं वो समझ जाए। अब हरियाणा सरकार ईमानदार सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में ऐसा कठोर कानून बनाएंगे कि पेपर लीक करने से पहले, नकल करवाने से पहले 100 लाख रुपए का उसको बड़ी सजा का प्रावधान करेंगे। ये ईमानदार सरकार है खालिद भाई। जो आप हमें सलाह दे रहे हो शराब घोटाले में, ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे पास वक्त की इतनी ही कमी है, वक्त इतना ही है हमारे पास, वक्त की कमी है प्लीज, इसलिए सार्थक बहस होनी चाहिए। आप लोग एक एक करके बोलते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन वक्त की कमी है, हमें प्रोग्राम को यहीं विराम देना होगा। लेकिन वही सवाल है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के तेवर जो है तल्ख है, ऐसे में क्या जनता की जो आवाज है वो मानसून सत्र में उठ पाएगी या फिर बहस की भेंट चढ़ जाएगी? फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।